नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई अब लाइलाज होती जा रही है। इस साल पेट्रोल के दाम हर चौथे महीने 5 रुपए प्रति लीटर की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार चली गई। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से तेल महंगा हो रहा है, उस पर सरकार का कोई बस नहीं। टैक्स कम करना सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार इसे विकल्प नहीं मान रही। महंगे डीजल पेट्रोल के चलते रोजमर्रा के सामान महंगे हो रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। क्या पेट्रोल के दाम का शतक पूरा होने का इंतजार हो रहा है? बाजार के आगे बेबस सरकार का क्या तेल करेगा बंटाधार? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। लेकिन सरकार आजादी के बाद से करीब 50 साल तक पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देती थी। सब्सिडी का बोझ हटाने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल को बाजार के हवाले कर दिया। तेल कंपनियों को मार्केट के हिसाब से रेट तय करने की छूट दे दी गई। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स अपने हिसाब से वसूलना शुरू किया। अब इंटरनेशनल मार्केट और घरेलू टैक्स ने पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगा दी है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज मुंबई में पेट्रोल ने 90 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया। दिल्ली समेत देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 80 रुपए के पार पहुंचा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए अब यह डर सताने लगा है कि क्या अगले 4-6 महीने में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार जाने वाला है। इस पर रोक तो लगनी आवश्यक है, अदरवाइज तो चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। एक आम आदमी पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं। सर कुछ नहीं हो रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से तो ऐसे ही चल रहा है, कंटिन्यू बढ़े जा रहा है पेट्रोल, और कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा है इस पे बिल्कुल भी। सभी जगह का ऐसी कंडीशन हो रखा है। सब चीज का भाव बढ़ते ही जा रहा है ना, उसके वजह से डेफिनेटली कम होना ही चाहिए ना। वो तो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी ना, उन तो बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। वो गवर्नमेंट सोचे कि कम हो तो अच्छा है ना। ये तो एक्चुअली जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए तो बड़ा, जो यूज करते हैं गाड़ी उनके लिए तो बड़ा एक मेजोरिटी मतलब कॉस्ट बढ़ी है इसका, तो ये इफेक्ट करता है उनके इकोनॉमी पे। जनता की आवाज सरकार तक भी पहुंच रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि तेल के दाम उसके कंट्रोल में नहीं है। तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट से तय हो रहे हैं। तेल बेचने वाले देशों का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदी का असर दिखने वाला है। तेल की डिमांड भी कम होने के आसार नहीं है। कच्चे तेल के दाम आज $80 प्रति बैरल के पार हैं। आशंका है कि नए साल के पहले 2-3 महीने में ही कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। इस पर मोदी सरकार का कोई जोर नहीं है। मोदी सरकार और देश की राज्य सरकारें तेल पर टैक्स घटा सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग भी पूरी नहीं हो रही है। अब ये सवाल बड़ा है कि कहीं महंगा पेट्रोल डीजल देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार तो नहीं कर देगा। इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमसे जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अजय बंसल साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के। और आकाश जिंदल हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल, खासकर पेट्रोल 100 के पार जाने वाला है? मुझे ये आशंका है क्योंकि सरकार इतनी संवेदन तो है कि उसको 100 के बाद ना जाने दे, और हम तो भगवान से दुआ करेंगे जल्दी ही इसको कंट्रोल आए, क्योंकि हमारी तो ये रोजी रोटी का सवाल है और हमें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो आदमी पहले अपना रोष जताता है, वो सबसे पहले हमारे आउटलेट पर जताता है। जब उसके यहाँ पर इतना महंगा पेट्रोल उसकी गाड़ी में डलता है, और जो उसको एवरेज 50-60 किलोमीटर चलता था, वो आज वो उसकी एवरेज गिर गई है क्योंकि महंगा पेट्रोल हो गया, उसका बजट बिगड़ रहा है, तो उसका नाराजगी थोड़ी हमें झेलनी पड़ती है। तो हम तो चाहेंगे कि ये कम हो, लेकिन हालात ये है कि ये जो अभी सर्दी का माहौल है, क्रूड बढ़ने के मतलब ये बात साफ है कि अभी भगवान भरोसे है मामला। भगवान भरोसे, टोटल भगवान भरोसे नहीं, सरकार भरोसे है मामला। मैं तो ये कहूंगा, लेकिन सरकार ने तो खुला छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बस में ही नहीं है। आज तक कोई ऐसा बयान नहीं आया सरकार की तरफ से जिसमें कहा जाए कि हाँ, हम इसको काबू करने के लिए किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस भी तैयार है जीएसटी में लाने के लिए, और सरकार भी तैयार है। कांग्रेस ने दे दिया है कि भाई हम लोग तैयार हैं जीएसटी में लाइए,
बीजेपी भी कह रही है, तो फिर ये कहाँ अटक रही है बात? जीएसटी में आएगा तो सभी के लिए भला है ये, तो ये कहाँ पर आ गई बात? ठीक है संजू वर्मा जी, आप मुझे बताइए जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला पा रही है सरकार? हाल ही में सुशील मोदी जो कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं और बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनका कहना है कि अभी तो एजेंडे पर ही नहीं है, तो जीएसटी में लाने की बात बार बार क्यों होती है? दीपक जी, पहले तो धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। मैं कुछ मुद्दे आपके दर्शकों के लिए पेश करना चाहूंगी। मेन बात जिसके बारे में कोई ये नहीं बता रहा कि क्या जो मध्य वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास है, क्या पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है? मुझे पता है कि ये बोलते वक्त कई लोग कहेंगे संजू वर्मा जी इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी बात कर रही है जो उनको शोभा नहीं देती, पर बात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए यदि 77 या 78 रुपीस पर लीटर था और मान लीजिए अभी आप मान के चलिए एवरेज 90 रुपीस, तो 12-13 रुपए की बढ़ोतरी। यदि आप मान लीजिए कि महीने का 100 लीटर भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो भरना पड़ता है खामियाजा वो है 1300 रुपए। यदि 50 लीटर आप महीने का यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ता है वो खामियाजा है 650 रुपए। तो मुझे ये कहिए कि एटीसी के तहत इतने बेनिफिट्स मिले, आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब है 2.5 से 5 लाख, उसका पहले जो टैक्स रेट था वो 10% था, सरकार ने उसको कम करके 5% कर दिया। 40,000 रुपीज 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस ले आई गई पिछले बजट में। तो क्या मध्य वर्ग को ये सब चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ जो इतना हाहाकार मचाया जा रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से? मैं ये बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस के मित्र हमेशा कहते हैं जब हमारी सरकार थी 2013 में तो बीजेपी सड़कों पर उतर आई। हम सड़कों पर इसलिए उतर आए क्योंकि उस वक्त महंगाई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो 12% थी। आज जो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 3.7% है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.5 महीने की लोएस्ट में आई है, पिछले महीने 4.53 4.5%। तो आप जो है इसका मतलब मैं निष्कर्ष मांग लेता हूं आपसे, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे? संजू वर्मा जी, आपके तर्कों से माना जाए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे? महंगाई कम हुई है, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है, तो आप खाली ये मध्य वर्ग की आड़ में सरकार पर ताने कसना बंद कीजिए। विपक्ष को मेरा ये सवाल है कि भाई पूरी महंगाई, ओवरऑल महंगाई आज 3.5 से 4% है, आपके दौरान तो 12 से 13% थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पल्सेस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसका मतलब कि हम लोग ये उम्मीद करना बंद कर दे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? संजू वर्मा जी, क्या हम लोग ये उम्मीद करना बंद कर दे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? सब्जियों के भाव 100 से 150 रुपए केजी थे, आज 40 से 60 रुपए केजी है। तो महंगाई की बात करते हैं तो ओवरऑल महंगाई है, उसके बारे में भी थोड़ा गौर फरमाइए। मैंने आपकी बात सब तर्क माने, लेकिन क्या आपकी बात का निष्कर्ष ये है? सुनिए संजू वर्मा जी, आपने अपनी बात कही, आपकी बात का निष्कर्ष ये है कि महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत मिलेगी, ये हम मान ले कि राहत नहीं मिलेगी, ये आपके तर्कों के आधार पर? राहत मिलेगी और जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा। कब? ये बात अरुण जेटली जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा। कौन मना कर रहा है आपको? मेरे कौन मना कर रहा है आपको? संजू वर्मा जी, कौन मना कर रहा है आपको? कौन मना कर रहा है जीएसटी के दायरे में लाने से? मुझे संजू वर्मा जी की स्टेटमेंट से कई ऑब्जेक्शंस है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक मिनट आकाश जिंदर जी, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। संजू जी, आपका फ्रेम वापस मिल गया है, आप जवाब दीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपके बयानों का निष्कर्ष ये है कि जनता को पेट्रोल डीजल के दामों से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी? मैंने जो कहा मैं वापस दोहरा रही हूं दीपक जी कि चाहे आप अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट लीजिए या धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान लीजिए, कुछ हफ्ते पहले दोनों ने, और ये बात उन्होंने बार बार दोहराई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी और जीएसटी के तहत इन दोनों को लाया जाएगा। इसीलिए जब हमने जुलाई 1, 2017 को जीएसटी लॉन्च किया था, 122वीं संशोधन के तहत 122nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने ये बात रखी थी
पार्लियामेंट के सामने कि एट अ फ्यूचर कन्वीनियंट पेट्रोल एंड डीजल विल बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, तो हम कहां नकार रहे हैं। पर यदि मुझे मेरे सर पे बंदूक रख के पूछा जाएगा ये आज होगा या 3 महीने बाद, आई एम सॉरी, सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ता है। सरकार ने कांग्रेस के 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड की भरपाई की है। आज ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 95 है। जब कांग्रेस कहती है कि 2013 में दीपक जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, हमने दाम में बेचा, भैया उस वक्त डॉलर इंडेक्स सिर्फ 77 था, डॉलर इंडेक्स सिर्फ 77 था, आज डॉलर इंडेक्स 95 है। डॉलर इंडेक्स में 23% की बढ़ोतरी हुई है, और जब डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है तो तेल के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री। इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। मैंने आपकी बात मानी, आप ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि आपके सर पर बंदूक लगाकर कोई नहीं कह सकता जीएसटी के दायरे में लाए। 1986 से आप नारा लगा रही है कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आप जीएसटी में लाने की भी तारीख नहीं बताएंगे संजू वर्मा जी। कीमतें बढ़ेंगी, ये बात मान लीजिए। मैं मुझे ये बताइए, डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बारे में कोई कांग्रेस प्रवक्ता बोलता है नहीं, वो सिर्फ इसी बात को दोहरा रहे हैं कि 2013 में तो क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $110 बैरल थे। अरे भैया, क्रूड के दाम से कुछ नहीं होता, डॉलर इंडेक्स इज द मेन कंपोनेंट, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टिंग कंट्री है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी दीपक जी, जिसके बारे में किसी ने विश्लेषण नहीं किया और किसी ने टिप्पणी नहीं की, कि पहले ईरान यूज्ड टू अकाउंट फॉर 16% ऑफ आवर इंपोर्टेड क्रूड रिक्वायरमेंट्स, फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए यूएस ने। बट ये सुषमा स्वराज जी की मैं बोलूंगी डिप्लोमैटिक विक्ट्री है कि डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, जो कि नवंबर 3 से किक इन होंगे सेकेंड फेज, सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ हफ्ते पहले कह दिया कि हम तो ईरान से इंपोर्ट करना जारी रखेंगे, और आज भी ईरान इज आवर 3rd लार्जेस्ट सप्लायर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम ईरान को रुपीज में पेमेंट करेंगे, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है ईरान के प्रतिनिधित्व वाले लोगों से, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे दाम, क्योंकि फिर रूपी डॉलर पे प्रेशर भी कम होगा। पर आप ये मान के चलिए, सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ता है इक्वेशन में, डॉलर की मजबूती, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, चालू खाता, मौका देंगे कि नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है संजू वर्मा जी, आपने अपनी बातें बड़े जोर शोर से रख ली, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब, कितने सहमत है आप संजू वर्मा की बात से? नुकसान होता तो जो भारत बंद बुलाया था अपोजिशन ने, भारत बंद की तो धज्जियां उड़ गई, क्योंकि लोग समझते हैं एक एक बात पे बात करेंगे, इनको पहले आप बंद तो करवाइए दीपक जी, नहीं तो ये बोलने ही नहीं देंगे। देना पड़ता है, तो इसमें कोई बहुत संजू वर्मा जी शांत शांत शांत, बहस में हैं हम, आपके लेक्चर में नहीं। प्रोफेसर साहब जी, दीपक जी देखिए, 2-3 बातें इन्होंने भी कह दिया कि हम पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते, ये भगवान भरोसे ही है, ये इन्होंने मान लिया। इनकी असंवेदनशीलता इस बात से व्यक्त होती है कि ये बोल रहे हैं कि 1000-2000 रुपए प्रति मंथ एक मध्यम क्लास के आदमी पे भार पड़ता कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भैया, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं मैडम, पर जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए प्रति माह कमाता उसके लिए 2,000 रुपए क्या होते हैं वो आप नहीं समझ सकते। तीसरी चीज मैं दीपक जी 2-3 आंकड़े देता हूं कि 2013-14 में केंद्र सरकार पेट्रोल के ऊपर 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज लगाती थी, जो अब 225% बढ़ा के 20 रुपए प्रति लीटर हो गई। 2013-14 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी केंद्र सरकार द्वारा 3.5 रुपए प्रति लीटर, जो अब 450% बढ़ा के कर दी 17 रुपए पर लीटर। ये इनकी कथनी और करनी है। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद सारे उद्योग धंधे कर दिए नष्ट। अब पेट्रोल से जो एक्साइज ड्यूटी है उससे इजी काम सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता, उस पे रेस करके और अपना खजाना भर रही है। फिर इन्होंने बात की पेट्रोल बॉन्ड की। दीपक जी यहां पे एक्सपर्ट भी है, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ 1.4 लाख करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड इश्यू किए थे, जिसमें से आज तक मात्र 3,400 करोड़ के पैसे दिए। ये बार बार कहते हैं हमने दिए, जबकि सीएजी बोल रही सिर्फ 3,500 करोड़ के दिए। इनकी कथनी और करनी, मैं इनसे पूछता हूं कि क्यों ये जनता का खून चूस रहे हैं बढ़ी हुई पेट्रोल और बढ़े हुए डीजल के दाम से, क्यों
क्यों किसानों का खून चूस रहे, क्यों आम महिलाओं का खून चूस रहे हैं? अरे भैया, जो आपने बढ़ोतरी की एक्साइज ड्यूटी में, वो इमीडिएटली कम कर दो। 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दाम और 15 रुपए कम पर लीटर डीजल के दाम इमीडिएटली कम हो जाएंगे। पर आप कुछ नहीं करना चाहते। रुपये डॉलर की बात करी इन्होंने, आज रुपये को एशिया की सबसे वीकेस्ट करेंसी करार करवा दिया इन्होंने। कारण क्या? एक्सपोर्ट धंधे सब बंद, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, तो डॉलर का रुपये का एप्रिसिएशन होता जा रहा है। डीलर कमीशन जो पेट्रोल पंपों का है उसको बढ़ा दिया। जनता का खून चूसना और अपनी तिजोरी भरना, ये इनका नारा है। इमीडिएटली जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख दी कि जीएसटी के अंदर लाओ, उस पे इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अरे क्यों नहीं लाए? 27 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, एक में भी एजेंडा आइटम था क्या? मैं इनसे पूछता हूं। बड़ी बड़ी बातें करके टीवी स्क्रीन पे आके ये आप जनता को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जीएसटी में लाऊंगा, अरुण जेटली जी कोई और बात करते हैं, सुशील मोदी कहते हैं अभी तैयारी नहीं है। ये क्या बात है? जनता के साथ फुटबॉल खेल रहे हो क्या? जनता के संवेदनाओं के लिए फुटबॉल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनता बार बार पूछ रही है, बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, कहां सो गई मोदी सरकार, कहां छुप गई मोदी सरकार? हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं 15 रुपए प्रति लीटर डीजल और 15 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल के दाम तुरंत प्रभाव से गिरा के आम व्यक्ति को राहत दी जाती है? पर ये नहीं करेंगे। कभी बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट कम करो। अरे स्टेट गवर्नमेंट क्या कम करेगी? जब बढ़ाया आपने तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कम कर देगी? ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने अपनी बात रखी, मैं संजू वर्मा के पास भी चलूंगा आपके तर्कों को लेकर। तो बेबस है सरकार, क्या पेट्रोल करेगा बंटाधार, और इसी पर हम महाबहस कर रहे हैं। और संजू वर्मा के तर्क हमने सुने, प्रोफेसर गौरव वल्लभ के तर्क सुने। अब मैं आकाश जिंदल साहब के पास चलना चाहूंगा। जिंदल साहब, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सके? आई थिंक अ वेरी नाइस पॉइंट दीपक जी। डॉलर की कीमत को कंट्रोल हम कर सकते हैं। आज एनआरआई बॉन्ड्स का इश्यू हमें लाना चाहिए। एनआरआई बॉन्ड्स का इशू पहले भी हम लाए हुए हैं, और आज हमारे हिंदुस्तानी भाई कनाडा में, यूएस में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में काफी फाइनेंशियली प्रॉस्परस है। अगर एनआरआई बॉन्ड का इशू लाते हैं तो हमारे एनआरआई भाइयों को अपनी मातृभूमि से प्यार भी है और कॉन्फिडेंस भी है। उससे डॉलर का इनफ्लो काफी हद तक बढ़ जाएगा और डॉलर का जो रेट है उसको हम कॉम्बैट कर पाएंगे। ऐसा कहना सही नहीं है कि डॉलर के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देखिए टर्की जैसी छोटी कंट्री ने कितने स्ट्रांग मेजर्स लिए हैं, तो हमें मेजर्स लेने चाहिए, डॉलर के प्राइसेस को कॉम्बैट करना चाहिए। दूसरी बातें जो संजू जी ने कही है, बीजेपी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट कुछ चीजों में मुझे इश्यूज है। सबसे पहली बात ये कह रही है कि जीएसटी में आएगा तब रेट कम होंगे। देखिए जीएसटी का मतलब क्या है कि सेंट्रल एक्साइज कम हो जाएगा, सेंटर का शेयर कम हो जाएगा, स्टेट का वैट कम हो जाएगा। ऑलरेडी बीजेपी सेंटर के साथ करीब 18 से 20 स्टेट में है, तो जीएसटी का मतलब है लेसर टैक्सेस फॉर सेंटर, लेसर टैक्सेस फॉर स्टेट्स। तो जीएसटी की वेट करने के लिए किसने कहा है? तो उससे पहले आप ये टैक्सेस रिड्यूस कर सकते हैं। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज की बात है, संजू जी को याद होगा $27 पर बैरल इन्हीं के रेजीम में जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस रही हुई हैं। क्या उस समय उसी रेशो में इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस रिड्यूस की गई थी? जवाब बड़ा सिंपल है कि नहीं की गई थी। संजू जी बात कर रही है कि 1000 से 1500 रुपए मिडिल क्लास को फर्क पड़ेगा। जी नहीं, मुझे इससे क्लियर कट डिस्प्यूट है। इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट पेट्रोल की कंजम्पशन का लगाया है। कैस्केडिंग इंपैक्ट जो हर खाने पीने के सामान पे पड़ेगा, हर कंज्यूमेबल पे पड़ेगा, उसका हिसाब इन्होंने नहीं लगाया है। अभी तक की इन्फ्लेशन की बात कर रही है वो बेस इफेक्ट की वजह से कम थी। आने वाले महीने की, संजू जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज डोंट इंटरप्ट। तो आने वाले महीनों में आप इन्फ्लेशन देखिए किस हद तक बढ़ी हुई आएगी। तो इसलिए जो है ये जो चीजें कही जा रही है उस चीजों से मुझे काफी ऑब्जेक्शन है। और बात कर रही है संजू जी फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हाई चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई चल रहा है। तो प्लीज ये ना कहें कि फिस्कल डेफिसिट अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो इंडिया ऑलरेडी हाई फिस्कल डेफिसिट हमने कहा हुआ है। उससे भी हम पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा है। तो आज की तारीख में माइक्रोज और मैक्रोज दोनों इंपैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जहां तक पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है, रिलीफ मिलना चाहिए। डॉलर के प्राइसेस को कम करने के लिए आपको एनआरआई बॉन्ड इशू लाना चाहिए और एक्साइज और स्टेट वैट को आपको कम करना चाहिए।
आज आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो महज इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देना सही नहीं है। अगर इंटरनेशनल आपने अपनी बात कही, संजू जी जवाब दीजिए। 6.7% था दिसंबर 2013 के क्वार्टर में। आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं और यहाँ आकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। प्लीज यूज प्रॉपर लैंग्वेज। आई एम गिविंग यू डेटा मैडम, आई एम गिविंग यू डेटा। प्लीज टेल मी, आप ये बताइए कि करंट अकाउंट डेफिसिट 6 महीने पहले किस लेवल पे था और आज किस लेवल पे है। मैं आपको 6 महीने पहले का डेटा देता हूँ। कम से कम जो है डेटा को जो है डेटा के ऊपर बात कीजिए। फिस्कल डेफिसिट जितना आपने कमिट किया था, क्या आज फिस्कल डेफिसिट 2017 में एवरेज क्रूड प्राइस $70 प्रति बैरल से ऊपर हो गया। आप अपने आप को अर्थ विशेषज्ञ बता रहे हैं। मैडम सारी दुनिया बताती है, मैं नहीं बताता हूँ। आप मैंने लॉजिकल पॉइंट्स बताए हैं कुछ, उनका तो आंसर दे दीजिए। उड़ाई थी मूडीज ने। अब बहस इस चीज पे नहीं है कि आकाश जिंदल कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बहस पेट्रोल डीजल प्राइसेस पे है। मैंने आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताए हैं, उन डेटा पॉइंट्स का आप आंसर दे दीजिए। हाँ 14 सालों में पहली मैडम, विदाउट गेटिंग वर्कड अप I have put some data points in front of you. It is my humble request कि आप जो मैंने डेटा पॉइंट्स रखे उनका एक एक करके जवाब दे दीजिए। महज मेरे ऊपर गुस्सा होके तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में मोदी सरकार के चलते जो करंट अकाउंट डेफिसिट गिरा है, जो रेवेन्यू डेफिसिट गिरा है, उसके कारण 6 महीने पहले करंट अकाउंट डेफिसिट कहां पे था, आज कहां पे है, ये बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आज से 1 साल पहले कहां थी, आज कहां पे, ये बता दीजिए। कहते हैं एनआरआई बॉन्ड में एक्सचेंज रेट रिस्क सरकार का होता है। एक्सचेंज रेट रिस्क को आप हेज कर सकते हैं मैडम। एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करने के बहुत से तरीके और मैकेनिज्म हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। क्यों नहीं आप उसको इस्तेमाल करते? आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? मैडम सारी दुनिया कहती है मुझे, तो इसलिए इस शर्म को भूल जाइए। और विषय ये नहीं है कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं या नहीं हूं, विषय पेट्रोल डीजल प्राइस का, वहां पे आप जवाब दे दीजिए। पेमेंट्स और करंट अकाउंट, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं उसमें रिस्क बढ़ जाता है सरकार का। तो रिस्क ऑलरेडी वी आर इन रिस्की सिचुएशन मैडम। आपको किसने कहा कि रिस्की सिचुएशन में नहीं है? हम ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट को लेकर हम रिस्की सिचुएशन की तरफ है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर रिस्की सिचुएशन की तरफ है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपको बता दूं फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, आगे चल के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, शायद टैक्स भी बढ़ाने पड़े। तो माइक्रो और मैक्रोस को लेकर दोनों तरफ हम रिस्की सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बजाय देश की जनता के ऊपर सवाल खड़े करने की सोल्यूशन देने पे काम करें, वो कहीं ना कहीं देश का ज्यादा फायदा करेगा। $1 बिलियन के एनआरआई बॉन्ड की भरपाई किसने की? बीजेपी की सरकार ने। कांग्रेस के $35 बिलियन के FCNR बी डिपॉजिट की भरपाई कौन करने वाला है? बीजेपी की सरकार। और आप यहाँ पर आकर मुझे अर्थशास्त्र समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिकल बातें मैं क्यों नहीं रखूंगा? जनता का हक है सरकार के सामने बात रखना। अगर आपके सामने लॉजिकल बातें रखी जा रही है तो अर्थशास्त्र का जवाब देने में आपको दिक्कत क्या है? आप ये बताइए मेरे कौन से डेटा पॉइंट में आपको डिफेक्ट लगा, आप उसका लॉजिकल रिप्लाई दीजिए। 30% से कम है। आप झूठ मत बोलिए। आज महंगाई 3.5 से 4% है। एक मिनट संजू वर्मा जी, आप कौन से, क्या ये 3.5 से 4% ही रहेगी? इस तरह से रेट बढ़ते रहे तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? आप यहाँ पर आकर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एनआरआई बॉन्ड सोल्यूशन नहीं है, मसाला बॉन्ड सोल्यूशन है। और मोदी गवर्नमेंट ने कहा है हम मसाला बॉन्ड निकालेंगे। नहीं आप यहाँ पर आकर कुछ भी अनाप से आप बोलेंगे, मैं सुनने नहीं वाली हूँ। संजू जी मुझे एक बात बताइए, आप लैंग्वेज का तो ध्यान रखें। के चलते ही स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पी चिदम्बरम को कहा था कि आपने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। नहीं संजू जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। संजू जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एकालाप मत करिए। संजू जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एकालाप मत करिए, एकालाप मत करिए प्लीज। संजू जी एकालाप मत करिए, एक तरफा मत बोलिए। संजू जी आपकी आवाज भी नहीं पहुंच रही है लोगों तक। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि अगर आज 3.5% पर इन्फ्लेशन है तो क्या ये रेट बढ़ते रहे तो यही रह जाएगा? होम लोन के रेट नीचे आए हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैडम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़े हैं पीछे, आप क्यों इग्नोर कर रही हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और आगे चल के और बढ़ने की संभावना है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं मैडम, और बढ़ने की संभावना है। और मैं कोई ऑपोजिशन से नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। जो डेटा है वो देश के सामने रख रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सोल्यूशन की तरफ बढ़े, बजाय देश की जनता को क्रिटिसाइज करने के सोल्यूशन की तरफ बढ़े। वो ज्यादा कहीं इफेक्टिव होगा, जरूरी होगा। स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है ताकि बुजुर्गों को फायदा हो, इस देश की सुकन्याओं को फायदा हो। अभी आप कह रहे थे इंटरेस्ट रेट कम हुए, अभी आप कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। आप एक चीज में तो रहे, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़े हैं और आगे चल के बढ़ने की संभावना। एक मिनट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। संजू जी, आप पहली बार मेरे शो पर बैठी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहस का ये तरीका ठीक नहीं है। संजू जी, बहस का ये तरीका ठीक नहीं है। संजू जी, बहस का ये तरीका ठीक नहीं है। आपको सामने वाले का सम्मान भी करना चाहिए, उसकी बात सुननी भी चाहिए। 3.5 से 4% और तर्कों के आधार पर जवाब देने चाहिए। नाराज होने से काम नहीं होगा, नाराज होने से काम नहीं होगा। संजू जी, नाराज होने से काम नहीं होगा। 12 से 18%, आज जीएसटी सिर्फ 5% है। ये बात मानते हैं कि नहीं? यहां पर आके फालतू की बातें मत कीजिए आकाश जिंदल। आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एनआरआई बॉन्ड से क्या डिसएडवांटेज हो सकता है सरकार को, आपको तो इतना भी नहीं मालूम। दुनिया कहती है मुझे इकोनॉमिस्ट, मैं नहीं कहता। क्यों हम एक्सचेंज रेट इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज। ऑप्टिमल सोल्यूशन, एनआरआई बॉन्ड इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है। अगर आपको ये लगता है तो हम आपके तथ्य का सम्मान करते हैं, पर अगर आप इसी तरह बोलती रहे तो क्या मतलब निकलेगा? इसके बावजूद आपकी बातें डिस्क्रेडिट होंगी। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हम दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, तेल के दाम, पेट्रोल डीजल। मैडम, आप ये बता दीजिए, इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का मैं क्या करूं? मुझे बताइए पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे घटेंगे? मुझे सिर्फ ये बताइए पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे घटेंगे? मुझे सिर्फ ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे घटेंगे? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से आम आदमी का कोई मतलब नहीं है। डीजल के दाम आप या तो मुझे बोलने दीजिए या तो खुद बोलिए। आप ही तो बोल रही हो और कौन बोल रहा है? आप ही तो बोल रही हो और कौन बोल रहा है? संजू वर्मा जी, आप ही बोल रही हो और कौन बोल रहा है? क्या मैं सवाल भी न पूछूं आपसे? टेप लगाकर चुप बैठ जाऊं? दाम घटेंगे दीपक जी, जरूर दाम घटेंगे, क्योंकि अब हम ईरान से ज्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं। सुषमा स्वराज और माइक पॉम्पियो के बीच में बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है, बहुत अच्छा डायलॉग हुआ है। हमने यूएस से क्लियर शब्दों में कह दिया है कि सैंक्शन या नो सैंक्शन, हम ईरान से अपना इंपोर्टेड क्रूड की रिक्वायरमेंट्स बंद नहीं करेंगे। और छबाहार पोर्ट अगले 3 हफ्तों में इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंट्रोल भारत की सरकार को मिलेगा। और जैसे ही छबाहार पोर्ट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस हमको इसका कंट्रोल मिलता है, जो ईरान से हमारी इंपोर्टेड क्रूड की रिक्वायरमेंट्स है उसमें और तेज गति होगी, उसमें और रफ्तार आएगी, जिसके चलते हमको रुपीज में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। कम होंगे, लोकल दाम कम होंगे, तो छबाहार पोर्ट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कंट्रोल आते साथ लोकल प्राइसेस में जरूर गिरावट आएगी। ये मैं आपको डंके की चोट पे बता रही हूं। और जो यहां पर आके अपने आप को अर्थ विशेषज्ञ बता रहे हैं और बेफजूल की बातें कर रहे हैं, मैं दर्शकों को कहूंगी उनकी एजेंडा को ना सुने। मोदी सरकार आपके साथ है और तेल के दाम कम होंगे, पर आप धैर्य रखिए, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ तेल के दामों पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर उनकी नजर बनी हुई है। संजू वर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और संजू वर्मा जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। कम करके संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, एक चीज बता दीजिए। संजू वर्मा जी, एक चीज बता दीजिए। हमने नेगेटिव इन्फ्लेशन में बदल दिया है। संजू वर्मा जी, जो 20% हुआ करती थी, आज सब्जियों की इन्फ्लेशन सिर्फ 2% है। संजू वर्मा जी, एक चीज बता दीजिए। खाना खाने हम इतना पूरा भाषण दे दिया आपने, 40 मिनट में से 30 मिनट आप बोल गई। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? मध्य वर्ग को फायदा नहीं हुआ। इनकम टैक्स का रेट, संजू वर्मा जी, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? तो ये मध्य वर्ग की आड़ में अपनी रोटियां, जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उसको बंद कीजिए। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए तेल की आड़ में। तेल की आड़ में मोदी सरकार पे ताने कसना बंद कीजिए। मोदी सरकार ने पहले भी मध्य वर्ग का साथ दिया है, आगे भी देगी।
संजू वर्मा जी, मैं एक बात आपको पक्के कहना चाहता हूं, अगर आप इसी तरह का एकलाप करते रहे तो जितने मिनट आप बोलेंगे उतने मिनट आपके वोट कम हो जाएंगे बीजेपी के। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी जवाब दीजिए, आखिरी वक्त है आपका। ये आपकी धारणा है दीपक जी? सबसे पहले तो आकाश जी से माफी मांगता हूं कि जिस तरह से उनके साथ आकाश जी मैं भाजपा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं कि जिस तरह से आपको बोला गया मैं सहमत नहीं हूं। आप एक सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। और मैं आपकी बातों से सहमत हूं। धन्यवाद गौरव। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो अर्थव्यवस्था, ग्रोथ, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, देखिए आम आदमी को डीजल और पेट्रोल से हर दिन उसका सरोकार होता है और उसके ऊपर इम्पैक्ट हर दिन पड़ता है। भले ही वो माल भाड़ा हो, क्योंकि एफएमसीजी में जो प्रोडक्ट होता है उसमें लगभग 40% लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट होने के बाद वो उसकी दाम बढ़ जाते हैं। भले ही वो किसान हो, क्योंकि अभी किसान की कटाई का समय है तो पंप सेट में डीजल लगता है। भले ही वो आम महिला हो, क्योंकि एलपीजी के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जो 13-14 में 496 रुपए थे वो आज 700 रुपए हो गए। भले ही वो प्लेटफॉर्म टिकट हो जो 3 रुपए था 13-14 में, जो आज 20 रुपए हो गया। एक भी ऐसी चीज दीपक जी, मैं आपके दर्शक हैं, मैं उन सबसे भी पूछता हूं और मैडम से भी पूछता हूं कि एक भी ऐसी चीज बता दीजिए जिसके दाम पिछले 4 साल में वो तो बोले जा रही हैं, वो सुनने का उन्होंने रखा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। क्योंकि दीपक जी वो उनके पास ना तो तर्क है, वो शो को बिगाड़ने के लिए आती है हर जगह। मैंने उनको पहले भी देखा, वो हर शो को बिगाड़ना उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। लोगों को अनर्गल और गलत शब्दों का प्रयोग करना, वो उस ऑब्जेक्टिव से आते हैं। चलिए मैं यहीं रुकूंगा, मेरे पास इस तरह की बहस के लिए और वक्त नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। अफसोस मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपने सभी लोगों के तर्क सुने। फैसला आपका है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कितना सतर्क है और कितना रिस्क लेना चाहती है। आपको जवाबों से इस बात का एहसास हो चुका होगा।